नमस्कार मित्रों, एक विषय इस समय सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बना हुआ है, उसी पे बात करने के लिए बैठा हूँ। विषय यह है कि अभी एक आदेश आया कि जो सरकारी टीचर्स हैं उनको अपने विद्यालय में सुबह 8 बजे पहुँचना है, टैबलेट ऑन करना है और टैबलेट ऑन करके बायोमेट्रिक वे में उनको वहाँ पे अपनी हाजिरी देनी है और दिन में ये 2-3 बार देनी है। क्योंकि ऐसे कई केस देखने में आए कि टीचर पता चला कि विद्यालय बहुत लेट पहुंच रहे हैं, कुछ लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं और अगर पहुंचे भी तो पहुंचे और उसके बाद जल्दी निकल आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने शायद कि विद्यालयों की स्थिति सुधारी जाए, इस मंशा के साथ ये नियम लागू करने की कोशिश की है और जिसका कि कुछ टीचर्स, सरकारी टीचर्स इसका विरोध कर रहे हैं। वर्तमान में सोशल मीडिया पे देखें तो उसमें भी 2 खेमे बन गए हैं। एक खेमा है जिसमें कि सरकारी टीचर्स जो इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हाजिरी हमसे एकदम 8 बजे मत लीजिए, ऐसा ऐसा करके, मतलब तो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो या फिर उनके परिजन, उनके परिवार के लोग, वो लोग हैं, वो ये अपनी बातें रख रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो बड़ा अच्छी बात है, अगर हम प्राइवेट में जॉब करते हैं या हम कहीं भी नौकरी करते हैं तो हमारी अटेंडेंस एकदम तय रहती है कि अगर हमें सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। तो आपका अगर सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो मतलब विद्यालय पहुंचना है, तो आप 8 बजे क्यों नहीं तय कर रहे हैं कि आपको भी 8 बजे पहुंचना चाहिए, और उसके ऊपर फिर टीका टिप्पणी दोनों तरफ से चल रही है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग सारी मर्यादाएं तोड़ के इसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कोई ये बता रहा है कि टीचर कामचोर हैं, टीचर निकम्मे हैं, पता नहीं क्या क्या अंट संट कुछ भी लिखा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों तरफ से मर्यादाएं लांघना बंद करनी चाहिए। किसी को भी किसी को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत शब्दों का प्रयोग वही लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। आपको अगर वास्तव में अगर सिस्टम को सुधारने की मंशा से अगर आप सभी लोग काम कर रहे हैं, चाहे टीचर्स हो, चाहे जो दूसरे लोग आक्रमण कर रहे हैं, जो भी इस पे बहस करना चाह रहा है, पहली बात तो सभी को मर्यादाओं का पालन करते हुए बहस करनी होगी। दूसरी चीज, एक लक्ष्य को साधते हुए काम करना पड़ेगा। हम सभी इसी देश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश के नागरिक हैं। हमारा पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? यदि कोई सिस्टम चल रहा है तो वो सिस्टम अच्छा चले अथवा वो बंद कर दो। भाई सीधी सी बात है कि अगर सरकारी स्कूल चल रहे हैं तो सरकारी स्कूलों के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है, एक पूरा डिपार्टमेंट उसका बना हुआ है। यदि वो उनसे आउटपुट नहीं मिल पा रहा है जो अपेक्षित है, तो निश्चित रूप से उसके सुधार के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी केवल टीचर्स की नहीं है, और भी कई सारे सुधार करने पड़ेंगे। उन सारी चीजों पे बात करनी चाहिए। मैंने भी परसों इसके ऊपर पोस्ट लिखी, बहुत से लोगों के उसके ऊपर रिप्लाई आई, बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट किया। मैंने उन सभी कमेंट्स को पढ़ा। इसके बाद कुछ सरकारी टीचर्स ने मुझे फोन भी किया, कुछ ने मैसेज भी किया, मैंने उनसे भी बात की, मैंने सबकी बात सुनी, और सबकी बात सुनने के बाद मैं आज जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं वो सारी चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये मैं सरकार को भी वीडियो प्रेषित करूंगा और मैं चाहूंगा कि इसको गंभीरता से लिया जाए, इसको समझने की कोशिश की जाए। दोनों पक्षों को हमें समझना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम इस शिक्षा तंत्र को सुधार सकें। हम लोग भी जो है, जब हम भाई आज मेरी उम्र 46 साल है, लेकिन जब हम स्कूली एजुकेशन में थे, कानपुर का रहने वाला हूं, मैं भी अपने घर के पास के एक सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूं। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। हमारे घर के पास सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज था और आज भी है, उसमें मैं पढ़ा। हमारी फीस कक्षा 6 में 50 पैसे हुआ करती थी। पढ़ने में अच्छा था, मेधावी छात्र था, तो हमें वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप, और 15 रुपये हमें स्कॉलरशिप मिलती थी। तो हमारी जितनी फीस 15 रुपये महीना और 50 पैसा महीना हमारी जो है स्कूल की फीस हुआ करती थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारी पढ़ाई लगभग फ्री हुआ करती थी। और उस समय जो हमारी सरकारी किताबें होती थी, 3-4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये की हमारी सरकारी किताबें होती थी। हम लोग यही चाहते हैं कि अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास खड़ा है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से रीयूज होने की स्थिति में आए। आज स्थिति यह है कि इवन उन स्कूलों के जो सरकारी स्कूल हैं, उनके जो अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनके दूसरे जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चे भी उन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय होना चाहिए और इस शिक्षा तंत्र को कैसे सुधारा जाए, इसके ऊपर काम होना चाहिए, ठीक। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा, ये जिम्मेदारी अकेले अध्यापक की नहीं है, सबको मिलकर इस पे काम करना होगा। जो लोग इन पे बहुत कटाक्ष कर रहे हैं उनको भी सोचना होगा और धैर्य के साथ पूरी बात करनी होगी कि ये चीज कैसे सुधर सकती है, इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है, ताकि हमारे और आपके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें, ठीक। हमारा लक्ष्य तो यही है। जो भी लोग आक्रमण कर रहे हैं, जो भी लोग इस पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनका भी लक्ष्य तो यही होना चाहिए। भाई उनको किसी को नीचा दिखाना ये आपका लक्ष्य है तो फिर तो इस पे बात करना ही बेकार है। लेकिन अगर आपका ये लक्ष्य है कि ये चीजें कैसे सुधरें, तो फिर निश्चित रूप से इसके ऊपर सकारात्मक रूप से बात की जानी चाहिए। और क्या हो सकता है वो बात करते हैं। मैंने जिन टीचर्स से बात की
कुछ टीचर्स का ये कहना है कि भाई हम लोग बहुत दूरी से आते हैं। मैंने कुछ प्रश्न उनके लिखे हैं और फिर उसके बाद उत्तर। तो पहले मैं उन प्रश्नों, जो प्रश्न सरकारी टीचर्स के हैं, उन प्रश्नों को हम उठाएंगे, उस पर क्या उत्तर हो सकता है, क्या सही सार्थक उसके ऊपर निर्णय लिए जा सकते हैं, मैं उन पे बात करूंगा। और फिर इसके बाद मैंने एक बनाया एक मॉडल कि जो सरकार को मैं प्रस्तावित करता हूं कि जिन चीजों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। पहली चीज, कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारा जो विद्यालय है वो बहुत दूर है, हम रहते हैं मान लीजिए कानपुर शहर में, हमारा जो विद्यालय है कहीं किसी देहात में है, हम यहाँ से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाना होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हम रोज जा रहे हैं 50-60 किलोमीटर, तो पता चला कि कभी बारिश है, कभी कहीं बाढ़ की स्थिति है, कभी कहीं नाला फट गया है, कहीं कुछ समस्या है, कहीं पेड़ गिर गया है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि हम रोज सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे, ये तो बड़ा मतलब अव्यावहारिक है, व्यवहारिक नहीं दिखाई देता है। दूसरा, एक जन थे, उन्होंने क्या किया, एक मैडम थी कोई, उन्होंने क्या किया कि एक पोस्ट मेरे वॉल पे पेस्ट की, और वो मैंने जब जाके देखा तो उसमें एक वीडियो दिखाई दिया। और वीडियो क्या था कि उसमें एक सरकारी टीचर है या कोई जो भी है जिसने वो वीडियो बनाया है, वो दिखा रहा है कि एक रोड है, हाईवे है, उस हाईवे के ऊपर कई सारे लोग खड़े हैं, 15-20 लोग खड़े हैं मोटरसाइकिलों से। उसका कहना यह है कि देखिए 15-20 सरकारी टीचर है जो कि अपने विद्यालय जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में क्या हुआ है कि पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी थी, कोई वहां पे मर्डर हो गया था, तो पुलिस ने वो बैरिकेटिंग कर दी थी। अब उस व्यक्ति का जिसने ये वीडियो बनाया उसका ये कहना है कि बताइए अब ये ऐसी स्थिति में ये सारे अध्यापक अपने विद्यालय तक कैसे पहुंचेंगे, और अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचेंगे और उनकी अटेंडेंस सही टाइम पे नहीं हो पाई तो उनकी सैलरी चली जाएगी। तो सोचने की बात यह है कि बात एकदम सही है, जेन्युइन बात है कि भाई 50 किलोमीटर रोज अगर आप ट्रेवल करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या आएगी। इसका हल सिंपल सा ये है कि भैया ऐसा है कि ये 50 किलोमीटर दूर से चलने की जरूरत क्या है। आपको जहां पे विद्यालय मिला है आपको वहीं रहना चाहिए। जिसको जहां पे मतलब तैनाती मिलती है, जैसे आप पुलिस में चले जाइए या आप किसी भी उसमें विभाग में चले जाइए, जिसको जहां तैनाती मिली है उसको वहीं रहना चाहिए। अगर वो वहीं पे रहता है तभी वो सही से काम कर सकता है। दूसरी बात एक समझने की यह है कि केवल आपका लक्ष्य पढ़ाना नहीं है, अध्यापक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि वहां पे रह के सामाजिक उत्थान करने की जिम्मेदारी भी अध्यापक के ऊपर ही होती है। मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूं, अपनी कोचिंग चलाता हूं, पढ़ाता हूं, और इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक दायित्व के काम है जो कि मैं करता रहता हूं। जागरूकता के न जाने कितने काम करता रहता हूं, पर्यावरण को लेकर के काम करता हूं, वृक्षारोपण को लेकर काम करता हूं, बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के काम करता रहता हूं, क्योंकि अध्यापक से यह माना जाता है कि वो सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति है। वो केवल समाज के बच्चों को पढ़ाएगा ही नहीं, समाज में सही विचारों के संचार के लिए भी काम करेगा। समाज में अगर किसी प्रकार के परिवर्तन की, किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो वो करेगा, और इसके लिए जरूरी है कि जहां विद्यालय है उस केंद्र के आसपास ही रहें। तो पहली आवश्यकता यह है कि ये सारे अध्यापकों को अपने विद्यालय के आसपास, मतलब 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ही रहना चाहिए। यदि आप 2-3 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं तो आप बड़े आराम से वहां पे पहुंच सकते हैं। मैं सरकार को इसके लिए प्रस्तावित करता हूं कि सरकार को यह चाहिए कि हो सके तो जो विद्यालय परिसर है उसमें आप उनके लिए आवास का निर्माण कराएं। 2 BHK के फ्लैट्स बनवा दीजिए। अगर 5 वहां पे अध्यापक रह रहे हैं तो 5 फ्लैट्स आप बनवा दीजिए, 6 फ्लैट्स बनवा दीजिए, एक आगंतुक के लिए कहीं किसी के लिए बनवा दीजिए। तो ऐसा होना चाहिए विद्यालय परिसर में, वहां पे आवासीय व्यवस्था की जाए, या विद्यालय परिसर के आसपास में कहीं आवासीय व्यवस्था की जाए, और ये सारे अध्यापकों को वहीं आसपास रहना चाहिए। अभी पिछले साल या उसके पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है, एक घटना सामने आई थी। हम लोगों ने देखा कि कुछ महिलाएं मतलब जो कानपुर देहात में ही कहीं पढ़ाने के लिए जाती थी, वो लोग वैन बुक करके रोज सुबह जाया करती थी। रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोगों की उसमें जो है जान चली गई और कुछ लोग बुरी तरह उसमें घायल हो गए। तो मतलब अगर रोज आप यात्रा करेंगे 50 किलोमीटर, रोज जाना और फिर आना, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये तो बहुत ही घातक है, ये नहीं होना चाहिए। आपको विद्यालय परिसर में रहना चाहिए या उसके आसपास आपके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। बल्कि मैं तो सरकार से कहता हूं जो आप HRA दे रहे हैं, HRA मत दीजिए भैया, उनको आवास दीजिए। तो वहां पे वो रहेंगे तो वो केवल विद्यालय मतलब विद्यालय को ही नहीं देखेंगे, विद्यालय के आसपास के चीजों को भी देखेंगे और आसपास की चीजों में इन्वॉल्व होंगे। वहां पे खेलकूद की व्यवस्था कराएंगे, वहां पे और प्रतियोगिताओं की व्यवस्था कराएंगे, ताकि वो पूरे समाज में एक परिवर्तन की धुरी बन सके। अध्यापक का यहां तक काम है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त कुछ कार्य दिए जाते हैं, ये गलत है। तो मेरा इस पे ये कहना है, देखिए अब फिर वो तुलना करते हैं कि भाई जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे नगर निगम का व्यक्ति है या और किसी विभाग का सरकारी कर्मचारी है, उसको तो इतने सारे काम नहीं दिए जाते। हमको जनगणना भी दे दी जाती है, मतदान भी कराना है, हमें और भी चीज़ें दे दी जाती हैं। देखिए इस पर एक सीधा सा मेरा मानना ये है कि अगर इसको आप देखें तो अध्यापक की जो वर्किंग आवर ही अगर आप देख लें, वर्किंग आवर कितना है, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का है।
यानी अगर आप इसमें देखें तो मोटा मोटा लगभग 5-6 घंटे की आपकी वर्किंग है। जबकि दूसरे कर्मचारी जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी वर्किंग 8 से 10 घंटे, किसी किसी की 12 घंटे। पुलिस में अगर आप देखें तो 12-12 घंटे की ड्यूटी लगती है और कभी कभी उनकी डबलिंग हो जाती है, मतलब 12 घंटे ड्यूटी करके आया और फिर अगला कर्मचारी नहीं आया, उनको फिर 12 घंटे के लिए लगा दिया गया, तो 12-12 घंटे 24-24 घंटे की वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि जिनसे आप तुलना करना चाह रहे हैं उनके पास कहीं ज्यादा आपसे कहीं ज्यादा वर्कलोड होता है। हो सकता है इसीलिए ऐसा सोचा गया होगा कि भाई इनकी 5-6 घंटे की ड्यूटी है, इनको आसपास के लिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर सरकार आपको बहुत दूर की मतलब कोई ऐसी गतिविधि करने के लिए कह रही है तो मैं उसका मतलब विरोध करता हूं। आसपास के लिए भाई आप मान लीजिए कि जिस विद्यालय केंद्र पे रह रहे हैं उस विद्यालय केंद्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी जनसंख्या कर ली, उनके मतदान की आपने चिंता कर ली कि भाई उनका जो है सबका वोटर कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आसपास में ये व्यवस्था अगर दी जाती है तो इसमें कोई गलत नहीं है। आपके पास इतना समय होता है कि भाई 2 बजे तक आपकी क्लासेस खत्म हो गई, इसके बाद आप 2-3 घंटा आराम कर लिए, शाम को 1-8 घंटे के लिए आप निकले, आसपास के क्षेत्र में जनगणना का काम है या दूसरा ऐसा कोई भी काम दिया गया है तो वो काम, या पोलियो का काम है, कोई भी ऐसा काम दिया गया है तो इतना आपसे माना जा सकता है आपके वर्किंग आवर्स कम है। इसलिए ये पूरी तरीके से न्याय संगत दिखाई देता है कि आपको 1-2 घंटे का अगर कोई एक्स्ट्रा काम दिया जाता है तो वो आपको करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको अपने क्षेत्र में जहां पे आप रह रहे हैं, जहां आपका विद्यालय है, यदि ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में तो शहरी, जहां भी आप रह रहे हैं उस विद्यालय केंद्र के आसपास 4-5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी, सामाजिक दायित्व की आपको दी जाती है तो आपको करना चाहिए। हम लोग भी करते हैं भाई, हमको कोई तनख्वाह नहीं मिलता है लेकिन फिर भी हम सामाजिक दायित्व के बहुत सारे काम, मैंने बताया आपको, वृक्षारोपण से लेकर न जाने क्या क्या हम लोग किया करते हैं। तो फिर आप भी जहां रह रहे हैं वहां पे सामाजिक दायित्व के जो कार्य हैं ये उस अध्यापक की जिम्मेदारी हो सकती है, ये किया जा सकता है, इसमें ये पूरी तरीके से न्याय संगत है। इसके बाद कहा गया कि भाई हमें सीएल कम दी जाती है, हमें हाफ डे मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ तक कमेंट किया कि मान लिया हम विद्यालय में गए हुए हैं और 12 बजे हमारे घर से फ़ोन आता है कि कोई बीमार पड़ गया है और हम जाना चाहते हैं, मतलब आप तुरंत आ जाइए, ऐसी व्यवस्था हमारे लिए होनी चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि अगर ऐसी आवश्यकता है कि कहीं एकदम से इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में क्या कोई नोडल ऑफिसर होता है अथवा नहीं होता है। यदि कोई नोडल ऑफिसर नहीं है तो क्या प्रधानाध्यापक ये काम कर सकता है। तो कभी एकदम इमरजेंसी पड़ जाए तो इन्हें हाफ डे की व्यवस्था मिलनी चाहिए। और जहां तक बात है सीएल की, कि किसी ने बताया कि ये सीएल हमें बहुत कम मिलती है, तो ये तुलनात्मक रूप से देखा जाए कि भाई दूसरे कर्मचारियों को सीएल कितनी मिल रही है, इनको सीएल कितनी मिल रही है। अगर दूसरे कर्मचारियों के रेस्पेक्ट में इनको सीएल कम मिल रही है, भाई एक चीज ये भी है, हो सकता है सरकार ये भी सोचती हो कि भाई आपको समर वेकेशन मिलती है, आपको विंटर वेकेशन मिलती है, तो आपको बहुत सारी छुट्टियां ऑलरेडी मिलती है, इसके अलावा सरकारी छुट्टियां जो होती हैं वो तो मिलती ही हैं। आप सोचिए अगर पुलिस की बात की जाए तो जो जितनी हम लोग की त्यौहार वगैरह होते हैं, जो सरकारी छुट्टियां होती हैं उनकी तो उस समय और एक्स्ट्रा ड्यूटी लग जाती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को लेके पूरा इस पर तुलना की जाए और बैठ के इस पे चिंतन किया जाए कि क्या वास्तव में इनकी छुट्टियां कम है। यदि इनकी छुट्टियां कम है तो इसको बढ़ाया जाना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हाफ डे अगर नहीं मिलता है, कभी इमरजेंसी हो जाती है और वो हाफ डे चाहते हैं तो इन्हें हाफ डे भी मिलना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। एक अध्यापक से मेरी बात हुई, नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने नाम लेने से मना किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए जुलाई का महीना चल रहा है और अभी तक हमारे यहाँ किताबें नहीं पहुंची हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि अगर अभी तक किताबें वहाँ नहीं पहुंची हैं, हम लोग के समय तो होता ही नहीं था कि सरकारी स्कूल से हमें किताबें मिलती हों, बहुत सस्ती होती थी, 4-5 रुपए की, 6 रुपए की होती थी, हम लोग खुद ही खरीदते थे। लेकिन फिर भी अगर अब ऐसी व्यवस्था है कि सरकारी स्कूलों से ही किताबें मिलती हैं और अभी तक नहीं पहुंची हैं, तो ये चिंता का विषय है। सरकार को और सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को इसकी चिंता करनी चाहिए कि अभी तक किताबें क्यों नहीं पहुंची हैं, किताबें पहुंचाइए। भाई विद्यालय में अध्यापक 8 बजे पहुंच के करेगा क्या अगर बच्चों के पास किताबें नहीं है। तो इसलिए किताबें यदि अभी तक नहीं पहुंची हैं तो इनकी चिंता सरकार में बैठे लोगों को करनी चाहिए और ये किताबें पहुंचानी चाहिए। एक प्रश्न ये भी आया कि भाई जो विद्यालय की बिल्डिंग टूटी हुई है, वहाँ का फर्नीचर जो है वो खराब है, और भी कुछ समस्याएं हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके लोगों ने कही। मेरा इसमें सीधा सा ये कहना है, पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय का है, पहली जो मूलभूत आवश्यकता है विद्यालय की, वो मूलभूत आवश्यकता है कि अध्यापक पूरे टाइम वहां पे रहता हो और जिम्मेदारी के साथ उस विद्यालय को चलाता हो, उसके संरक्षक के रूप में भी काम करता हो। अगर वहां पे मान लिया कि या बिल्डिंग बना भी दी जाए, फर्नीचर रख भी दिया जाए और उसके बाद वहां पे कोई उसका संरक्षक है ही नहीं, ध्यान ही नहीं देगा कोई, तो फिर खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ये तो बहुत जरूरी है, जो मैंने एक बात स्टार्टिंग में ही कही कि वहां पे आवासीय व्यवस्था की जाए, विद्यालय में ही अध्यापक रहें या उसके आसपास रहें, पहली रिक्वायरमेंट तो ये है।
इसके बाद यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है तो सरकार को चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है इसको समय से पूरा किया जाए, इसको समय से ठीक किया जाए। ठीक, तो इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। यदि फर्नीचर नहीं है तो फर्नीचर की व्यवस्था की जाए। भाई इतना खर्चा जहां हो रहा है, इतना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इतने अध्यापक रिक्रूट हो रहे हैं, 6 लाख से ज्यादा अध्यापक वहां पे रिक्रूट हो चुके हैं प्रदेश में। तो कहने की मतलब है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है तो उसको भी दूर करिए, तभी तो विद्यालय अच्छे चल पाएंगे। तो इसलिए बिल्डिंग ठीक की जानी चाहिए। एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया, वो भी सरकारी अध्यापक हैं। उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पे पता चला कि 5 टीचर होने चाहिए और केवल 2 टीचर हैं, उसमें भी जो सीनियर टीचर है वो विभागीय कार्यों में लगा रहता है। अब एक टीचर कहां तक सारी कक्षाएं चलाएगा? तो भाई अगर ऐसा है, जहां जहां भी, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि जहां भी कमी है वहां पे जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट होना चाहिए। लेकिन बात फिर वही सरकार के पक्ष की बात देखी जाए, सरकार यही कहेगी कि भाई 2 टीचर अभी अपॉइंटेड हैं, पहले वो तो सही से क्लासेस चला लें। अगर 2 लोग सही से क्लासेस चलाएंगे फिर इसके बाद हम सोच सकते हैं कि 3 टीचर की कमी है, चलो 3 और अपॉइंट किए जाए। लेकिन 2 ही टाइम पे नहीं आ रहे हैं, 2 ही टाइम से काम नहीं पूरा कर रहे हैं, तो हम 3 और अपॉइंट कर दे तो विद्यालय कैसे चल जाएगा? तो इसलिए दोनों पक्षों की बात को समझना चाहिए। पहले 2 टीचर जो है वो अच्छे से काम करें, अटेंडेंस उनकी सही हो, जो उनकी जिम्मेदारियां वो सही से निभाएं। जो ये कहा जा रहा है कि एक टीचर विभागीय कार्यों में लगा रहता है, ऐसे अगर कोई विभागीय कार्य हैं तो उन विभागीय कार्यों को घटाया जाए और उनको शिक्षण कार्य के लिए जो उनका जो शिक्षा का समय है, मतलब 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, इस बीच में उनके ऊपर कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। उन्हें केवल शिक्षण कार्य करने के लिए मुक्त रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसके बाद जितनी जहां टीचर्स की कमी है उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए। अब मैं आ जाता हूं, तो ये तो इन लोग के कई सारे प्रश्न हुए। अब देखिए ऐसा है, अब हम बात करते हैं कि ये विद्यालय एक्चुअली अगर आज इस स्थिति में हैं तो इन स्थिति को, मतलब इतनी दयनीय स्थिति में, स्थिति ये है कि कोई सरकारी टीचर अपने बच्चों को भी वहां पे नहीं पढ़ा रहा है। कोई सरकारी टीचर, कोई सरकारी दूसरे कर्मचारी, कोई नहीं पढ़ा रहा है। जबकि कुछ दिनों पहले एक कोर्ट का आदेश भी आया था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी वेतन पा रहे हैं, चाहे वो एमएलए हैं, एमपी हैं, इन सभी के बच्चों को इन्हीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि ये लोग इसमें पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये सभी लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, ये लोग ध्यान देंगे, ये इन विद्यालयों की स्थिति सुधरेगी। जब इन विद्यालयों की स्थिति सुधरेगी, क्योंकि भैया उनका बच्चा जब वहीं पढ़ रहा है, तो वो उन विद्यालयों की स्थिति को सुधारेंगे। और जब उनकी विद्यालयों की स्थिति सुधरेगी तो फिर जो आम जन है, उनके बच्चे भी इन विद्यालयों में पढ़ने के लिए जा सकेंगे और फिर ये माना जा सकता है कि ये विद्यालय फिर से एक बार हरे भरे हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो मैंने कहा कि लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य ये है कि या तो ये स्कूल सुधर जाएं और अन्यथा ये सारे स्कूलों को बंद कर दिया जाना चाहिए। बिना वजह हम लोग के टैक्स के पैसे से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाया जा रहा है और अगर इसका आउटपुट नहीं निकलेगा तो बेकार है कि हम इसमें इतना इनपुट कर रहे हैं। ठीक, तो इससे आउटपुट निकले, ये लक्ष्य होना चाहिए। कैसे होगा, मैंने कुछ चीजें बताई जो मैं उनको अब पॉइंट आउट करना चाहूंगा सरकार के लिए। कि मैंने पहला पॉइंट ये कहा कि सरकारी अध्यापक विद्यालय परिसर या उसके आसपास रहें। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि हो सके तो परिसर के आसपास इनके लिए जो भी आवासीय व्यवस्था है वो की जाए। परिसर में हो जाए तो ठीक, अन्यथा परिसर के आसपास में कहीं पे छोटा सा जगह लेके, ऐसी इतनी जगह लेके कि जिसमें कि जितने भी अध्यापक हैं उनके रहने की व्यवस्था वहां पे कराई जा सके। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यदि विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट कि यदि कहीं पे टीचर्स की कमी है, जितने टीचर्स होने चाहिए अगर उतने टीचर्स नहीं है तो उन टीचर्स की कमी को भी दूर किया जाए। पांचवा बड़ा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि जो ये मिड डे मील चल रहा है, ये पूरा मिड डे मील, मतलब मुझे नहीं लगता इसका कोई औचित्य है। ये मिड डे मील समाप्त होना चाहिए। भाई जो भी लोग हैं अपने घर से खा पी के आएंगे, और पहले भी हम लोग जब पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें वहां पे कुछ खाने के लिए दिया जाता था। आज क्या है कि आज स्थिति ये हो गई है कि टीचर का सुबह से दिमाग इसी में लगा रहता है कि भैया आज खीर बनवानी है, कि आज पूड़ी बनवानी है, कि आज क्या बनवाना है, वो उसी में लगा रहता है। तो उसको वो पढ़ाए या फिर वो ये मिड डे मील का काम करे। तो इसलिए भैया ये मिड डे मील मुझे लगता है कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए, और या फिर कम से कम टीचर की जिम्मेदारी से तो एकदम इसको मुक्त कर दिया जाना चाहिए। टीचर को इसमें कतई इन्वॉल्व ना किया जाए। आप इसकी व्यवस्था या तो कुछ और बनाइए, ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जिसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट एकदम नगण्य हो, उसको कुछ भी इसमें देखने की जरूरत ना हो, उसकी कोई इसमें जिम्मेदारी ना हो, और या फिर इसको समाप्त कर दीजिए। ठीक,
अगला पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि जनगणना आदि के जितने भी ऐसे कार्य हैं जो भी इनको दिए जाते हैं, कोई भी ऐसा जो गैर शिक्षणीय कार्य जिनको दिया जा रहा है, वो कार्य उनको अपने परिसर के आसपास में ही दिया जाए। मतलब जहां पे इनका विद्यालय है इससे 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में ही दिया जाए, इससे ज्यादा आगे करना दिया जाए, ताकि ये अपना मतलब जो शाम को कुछ टाइम देके 1 घंटा 2 घंटा उन्होंने देके ये काम कर दिया और इसके बाद वो अपना अगले दिन की तैयारी कर सके। अगला पॉइंट मैं चाहता हूं, मतलब ये मुझे जो समझ में आता है, बहुत से लोगों से हमने बातचीत की और उससे समझा कि अगर आज देखें, मैं जिस सरकारी स्कूल से पढ़ा था, मैंने अपने यहाँ की कामवाली को मैंने कहा कि भैया तुम अपने बच्चे का वहाँ पे एडमिशन कराओ। स्थिति ये है कि कामवाली भी अपने बच्चे का एडमिशन उसमें नहीं कराना चाहती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़वाना चाहती है। हमें ये समझना होगा कि जैसी रिक्वायरमेंट है, यदि हम उस रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करेंगे तो आप जो कुछ भी उद्देश्य लेके चल रहे हैं उसमें आप विफल हो जाएंगे। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमें कुछ स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाना होगा। ये आज रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट से मैच करिए। इसलिए मेरा मानना है कि अगर देखा जाए शहरी क्षेत्रों में हर 2 में से 1 विद्यालय को आप इंग्लिश मीडियम कर दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में 3 में से 1 विद्यालय को आप जो है इंग्लिश मीडियम कर दीजिए, क्योंकि वहां की भी रिक्वायरमेंट है। लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश, भाई जब बच्चा स्कूल आएगा तभी तो टीचर पढ़ाएगा। अगर वैसा विद्यालय ही नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे बच्चे को हम वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गार्जियंस अपने बच्चे को भेजेंगे। आप नहीं 3 में से 1 को कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि वहां पे 2 पाली में, मतलब हर 3 में से 1 विद्यालय ऐसा रखिए जहां पे 2 पाली में पढ़ाई हो। कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि 1 पाली में इंग्लिश मीडियम में हो, 1 पाली में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी, या कुछ और ऐसी व्यवस्था इसमें सोची जाए। लेकिन इस पे निश्चित रूप से काम होना चाहिए कि कुछ स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया जाए, वहां इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था दी जाए। ठीक, अच्छा, इसके बाद ये जितने सुधार की हमने बात कही, ये सारे सुधार के काम का लक्ष्य 2 वर्ष का रखा जाए कि ये सारे सुधार के काम हम अगले 2 वर्ष में कर लेंगे। और 2 वर्ष बाद, मान लीजिए कि आज वर्ष 2024 है, तो वर्ष 2026 आते आते ये सारे सुधार के कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे और 2026-27 का जो एकेडमिक ईयर होगा उसमें उस क्षेत्र के जितने भी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे होंगे, एमपी एमएलए के बच्चे होंगे, उन सभी को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना होगा। एकदम स्ट्रिक्टली ये फॉलो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं फॉलो होगा, जब तक जो सरकारी वेतन पा रहे लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कराएं, जब तक वो लोग इसमें और उनके बच्चे इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो जिम्मेदारी ही नहीं लेंगे। इसलिए सरकारी कर्मचारी, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो, वो इंस्पेक्टर हो, वो नगर निगम के आयुक्त हो, जो जिस भी पोस्ट पे बैठे हों, उनके बच्चों को इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा। शहर में है तो शहर के सरकारी स्कूल में पढ़िए, गांव में है तो ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पढ़िए, वहीं पढ़ना पड़ेगा। आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो सरकारी अध्यापक हो, सरकारी अध्यापकों के बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ें जिस स्कूलों में वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने पहले ही कहा कि जहां पे वो पढ़ा रहे हैं उसी के आसपास आवासीय व्यवस्था है, तो सपरिवार वहां पे रहे और उनके बच्चे भी उसी स्कूलों में पढ़ें। तो जब वो उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे तो उन स्कूलों के लिए हम ये मान सकते हैं कि वो स्कूल फिर 1 नंबर के चलेंगे, बढ़िया चलेंगे, और फिर क्षेत्र के दूसरे लोग जो हैं वो भी अपने बच्चों को वहां पे भेजने में सहज महसूस करेंगे। ठीक, कुछ लोगों ने यहाँ तक पोस्ट पे लिख दिया, मतलब सरकारी टीचर्स की तरफ से लिखा या जिसने भी लिखा, उन्होंने कहा कि मतदान तो हम ही को कराना होता है और आने वाले चुनाव में हम चीज़ें तख्ता ही पलट देंगे। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है सरकार में बैठे हुए लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सुधार के लिए काम करना चाहिए। अगर हम इतना ही चिंता करते रहेंगे तो फिर कभी भी परिवर्तन और बड़े सुधार के काम नहीं हो पाएंगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हम लोगों ने कोरोना से लेके न जाने कितने कितने समय आए और हम लोगों ने जान जोखिम में डाल के भी ये सब काम किया, फिर भी आज देखिए सोशल मीडिया पे हमें कैसा कैसा कहा जा रहा है, मतलब कोई निकम्मा कह दे रहा है, कोई कुछ भी कह दे रहा है। तो मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो जैसा, मतलब क्या होता है कि आप जैसे आज पुलिस को भी लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं कि पुलिस घूसखोर होती है, ऐसा है वैसा है। भाई जिसका जो काम है उनको करना चाहिए, उनमें से कुछ लोग गलत भी होते हैं। अगर कुछ लोग गलत होंगे तो फिर क्या है कि जनता उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे देती है, तो इसलिए उसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आज मैंने एक जन से बहस हो रही थी, शायद वो सरकारी टीचर रहे होंगे या क्या है, किसी सरकारी टीचर, कोई सरकारी टीचर उनके परिवार में होगा, वो मुझसे बहस कर रहे थे, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आज विद्यालयों की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है, आप आम आदमी की नज़र से भी तो सोचने की कोशिश करिए।
आम आदमी आज क्या सोच रहा है, हम दो तरफा लूटे जा रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, मतलब सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को, हम छोड़ दिए, वो जो सरकारी टीचर है वो भी अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ा पा रहा है। तो एक तरफ तो वो लूटा जा रहा है कि उसके टैक्स के पैसे से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, दूसरी तरफ वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मजबूर है, वहां पे भी वो लूटा जा रहा है। तो वो मतलब कुढ़ा बैठा है। वो ये चाहता है कि अगर ये सरकारी स्कूल चल रहे हैं तो भैया ये अच्छे से चल जाएं, और अगर अच्छे से चलने के लिए उसको ये लगता है कि भाई केवल सरकारी टीचर अगर अच्छे से आ जाए तो ये काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ ठीक है कि उसको गंभीरता से सोचा जाए तो और भी बिंदु आते हैं कि केवल सरकारी टीचर के टाइम से पहुंचने से ही विद्यालय नहीं सुधरेगा। कुछ और भी चीजें हैं जो कि मैंने अभी बिंदु गिनाए कि इन चीजों की आवश्यकता है कि एक बार ये सारी चीजें ठीक कर दी जाए तो ये सरकारी विद्यालय अच्छे चलेंगे। हम सभी को इस मंशा से सोचना होगा, चाहे वो विद्यालय में काम कर रहे अध्यापक हो या फिर जो दूसरी आम जनता है, वो दोनों को सोचना होगा। और सरकार में बैठे हुए लोग, इन सभी को ये सोचना होगा कि हम एक पॉजिटिव वे में सोचें कि भाई ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो विद्यालय हैं, ये सरकारी स्कूल अच्छे चलने लगे। यदि इसमें अगर सुधार हो गया, ये अच्छे चलने लगे, तो इसमें सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए लोग थोड़ा सा कुड़े हैं, बस और कोई बात नहीं है। और दूसरी बात कि हमने जान जोखिम में डाल के काम किया, हमने ये सब किया, तो भाई देखिए ऐसा है हर जॉब का अपना नेचर होता है। आप ये देखिए कि जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं वो भी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, जो पुलिस में काम कर रहे हैं वो भी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, जो खदानों में काम कर रहे हैं वो भी जान जोखिम में डाल कर काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहा है हर आदमी कहीं ना कहीं, जो अगर पुल बना रहा है, पुल बनाने में भी उसके जान जोखिम में है। बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जिसमें जान जोखिम में होती है, लेकिन भाई उस जो जैसा काम करने जा रहा है उसको पहले से पता होता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूं जिसके लिए मैं अपॉइंट हुआ हूं, तो मुझे ये काम अच्छे से करना है। विद्यालय, आप विद्यालय के लिए अपॉइंट हुए, विद्यालय अच्छे से चलना चाहिए। इसमें हम सभी को एकदम पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए। बाकी सारी बहस बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली मैं एक ही बिंदु पे जाके इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा, वो ये है कि हमारा और आपका कुल मिला के एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि ये जो विद्यालय का पूरा जो स्ट्रक्चर चल रहा है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये विद्यालय सुधरे, हम और आप अपने बच्चों को वहां पे पढ़ा पाएं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और यदि हम इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं तो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो टेबल पे बैठ के बातचीत करके वो रास्ते उसके निकाले जा सकते हैं। लेकिन पहले सभी को इसके लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा, हर पक्ष को पॉजिटिव होना चाहिए, विद्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों को भी, अध्यापकों को भी, इसके बाद आम जनता को भी और सरकार को भी, सभी को पॉजिटिव होके इसमें रास्ते निकालने होंगे ताकि ये विद्यालय अच्छे चल सके। इसी मंशा के साथ, इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। और अगर आपके अभी भी प्रश्न है तो आप इस पे जो भी प्रश्न आपको लगते हैं, चाहे अध्यापक पक्ष के लोग हो, वो अगर आपको लगता है कि इसमें और अभी बहस की जरूरत है तो आप वो बिंदु रखिए, हम और उस पर चिंतन मनन करेंगे। और इसके बाद और लोगों से बातचीत करके मैं इसके बाद सेकंड वीडियो बनाऊंगा, निश्चित रूप से बनाऊंगा, और इसको हम लोग एक अच्छे निष्कर्ष तक पहुंचाएं, ऐसा ही हम चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे, जय हो भोलेनाथ, जय हो पवन पुत्र हनुमान की। ओम नमः शिवाय। जय मां भारती।